इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी मुझसे ये कंप्लेन नहीं कर पाएगा कि सर मुझे प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है या फिर मुझे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है। वेलकम एवरीवन टू कंप्लीट प्राइस एक्शन कोर्स ऑफ 2023, जिसमें आपको सिंपल सरल हिंदी भाषा में प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, या फिर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। इसमें सारे बेसिक से लेके एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें बता देना चाहता हूं कि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली डिस्कस किया गया है, तो आप इस टेंशन में मत रहेगा कि ये इनकम्प्लीट है। इसमें आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स के आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है तो आप कॉन्सेप्ट्स को भूल सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड तक देखिएगा, या जहाँ तक भी आप देखिएगा टाइम निकाल के देखिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में देखिएगा, अभी लाइक करके छोड़ दीजिए। टाइम निकाल के देखिएगा और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। ऐसा कर सकते हो आप अभी 15 मिनट देख लो, बाद में 15 मिनट देख लो, बट पूरा कॉन्सेप्ट समझ के कोशिश ये करेगा कि सबको आप याद रख सको। और लास्ट पॉइंट ये है, इट इज सुटेबल फॉर एवरीवन। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। तो चलिए इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम मिश्रा। आप सभी का फेयरलेस ट्रेडर शिवम चैनल में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको पढ़ाने लिखाने मतलब पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसमें कुल हम टोटल 7 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, फिर कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स और ब्रेकआउट एंड रिवर्सल्स को समझने वाले हैं। यानी ये कंप्लीट प्रोग्राम होने वाला है, कंप्लीट कोर्स होने वाला है। इसी वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आप बिना समय गवाए हुए, बिना कुछ वक्त बर्बाद किए हुए कोर्स को स्टार्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन बेसिकली होता क्या है। एक कहावत आपने सुनी होगी बहुत लोगों के मुंह से कि भाव ही भगवान होता है, यानी मार्केट में जो भगवान है वो भाव है। भाव मतलब प्राइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम किसी भी भाव को मानते हैं, प्राइस को मानते हैं। तो इसी प्राइस के बिहेवियर को समझना, ये प्राइस कैसे मूव करता है, उसके बिहेवियर को समझने को हम प्राइस एक्शन स्टडी कहते हैं। देखो, ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो प्राइस एक्शन का मेथड होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा कारगर पता है क्यों इसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में, किसी भी कैसी भी सिचुएशन रहे ना, प्राइस एक्शन आपको जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो वो सर्टेन चीजों में काम करेगा, सर्टेन टाइम फ्रेम्स पे वर्क करेगा, कुछ फिक्स रूल्स रहेंगे। लेकिन प्राइस एक्शन बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और आपको मार्केट की ट्रू रियलिटी बताता है। आपको मैं एक बेसिक डेफिनेशन की मदद से समझाना चाहूंगा कि क्यों प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है सीखना और जानना। अब देखो, मार्केट में जो प्राइस होता है, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट का अगर प्राइस है, वो कैसे मूव करता है? वो मूव करता है ऑर्डर्स की मदद से, सप्लाई डिमांड की मदद से। अगर ऑर्डर ज्यादा है तो वो प्राइस, मतलब लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं तो वो ऊपर जाएगा, लोग बेचना चाह रहे हैं तो नीचे जाएगा। मतलब अगर उसकी डिमांड ज्यादा है तो वो ऊपर जाएगा। जैसे नॉर्मल किसी का भी भाव मूव करता है, उसी तरीके से मार्केट में भी शेयर्स का प्राइस मूव करता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस मूवमेंट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस मूवमेंट्स के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडर्स। जो लाखों करोड़ों ट्रेडर्स एक साथ मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या सजेस्ट कर रही है, उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। और आप एक चीज समझने की कोशिश करेगा कि आप मान लो अपने परिवार के ही 2 लोगों को ले लेना, कोई भी अपने 2 लोगों को ले लेना, और उनके ही सोच में कितना डिफरेंस होगा। किसी को कुछ पसंद होगा, किसी को कुछ पसंद होगा। मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो ये लाखों करोड़ों ट्रेडर्स बैठे रहते हैं ना, उनके बीच में बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। कोई कहीं बाइंग कर रहा है, कोई कहीं सेलिंग कर रहा है, लेकिन इसी रैंडमनेस के कारण एक पैटर्न निकल के आता है, जो पैटर्न ओवरऑल मार्केट की साइकोलॉजी को बताता है। मतलब ये कुछ ये कर रहा है, मतलब ऐसे रैंडम चीजें हैं, ये इंडिविजुअल जो डॉट्स हैं वो रैंडम है, बट अगर आप ओवरऑल इनको देखोगे तो एक पैटर्न नजर आएगा, और उसी पैटर्न की स्टडी को हम यहाँ पर प्राइस एक्शन कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये डाउट रह गया होगा प्राइस एक्शन क्या होता है, इसका नाम प्राइस एक्शन क्यों है। तो इस कोर्स में हम प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं, प्योर चार्ट रीडिंग को समझने वाले हैं, बिना किसी इंडिकेटर एंड अदर स्टफ्स को देखे हुए। वेलकम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 बेसिक था, इसलिए जल्दी खत्म हो गया, लेकिन आगे के चैप्टर्स थोड़े लंबे रहने वाले हैं, तो इसीलिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा। चैप्टर नंबर 2 में हम समझने वाले हैं प्राइस एक्शन की सबसे बेसिक कड़ी।
मतलब अगर आप प्राइस एक्शन को पढ़ना चाहते हो, चार्ट को समझना चाहते हो, तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब ये टर्म आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भले ही लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर हम प्राइस को मिलाते रहें, मतलब मान लो 10-11 पे यहाँ प्राइस है, यहाँ भाव था, यहाँ भाव था, तो अगर हम भाव को मिलाते रहते हैं तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पैटर्न्स निकल के आता है, जिसको आप चार्ट भी कहते हो। चार्ट भी ऐसा कुछ बनता है, और ये जो चार्ट बनता है ना, इसी चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इसी के स्टडी को हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब अगर मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे चार्ट इस तरीके से मूव कर रहा था, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइड ऐसा था, फिर उसके बाद ऊपर गया, नीचे गया। तो यहाँ पे मैं कोई टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको केवल मार्केट की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। तो इस मूवमेंट की स्टडी को ही हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, कि इस मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, इसीलिए इसको मैंने सबसे आगे रखा है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। अगर आप यही नहीं समझ पाए कि बड़ा मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जो प्राइस का बिहेवियर है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बड़े पिक्चर यानी मार्केट स्ट्रक्चर को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे लिए। अब मार्केट स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो यहाँ पर दो प्रकार का होता है मेनली। मैं अभी आपको डिफरेंसेस समझाऊंगा, लेकिन अगर आप मेनली देखो तो मार्केट स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, ट्रेंडिंग या फिर साइडवेज। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर को हम कंसोलिडेशन या वोलेटाइल मार्केट्स भी कहते हैं, कंसोलिडेशन कहा जाता है, या फिर इसको रेंज बाउंड मार्केट्स भी कहते हैं हम। तो ये दो मेजॉरिटी मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्केट में रहते हैं। अब ट्रेंडिंग और साइडवेज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर बेसिकली वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आ रही हो, मार्केट किसी एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट में तेजी से पहुंच रहा है, यानी मार्केट के पास एक क्लियर डायरेक्शन है, चाहे वो ऊपर की हो या नीचे की हो, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन है और उसी डायरेक्शन की तरफ मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ट्रेंडिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर मार्केट स्ट्रक्चर जानने की जरूरत क्यों है, तो इस क्यों का जवाब आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा, कि किस तरीके से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज और सेटअप्स इसी पे बेस्ड होते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट तेजी से मूव कर रहा होता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, सेकंड चीज है, वो है हमारे पास साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर को कहते हैं नो ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर। मैं अलग अलग नाम आपको बताते रह रहा हूं ताकि टर्मिनोलॉजीज में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नो ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर की एक खासियत यह है कि इसमें मार्केट के पास कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, मार्केट को ये नहीं पता होता कि हमें किधर मूव करना है, लेकिन क्योंकि मार्केट का काम है चलना, तो मार्केट चलते रहता है, ऊपर नीचे रह के वोलेटाइल होके किसी भी एक जगह पर नहीं जाता है। यानी लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन इज नोन एज अ साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल चार्ट में दिखाते हुए चलता हूं। यहां पर ये मेरे पास एक बेहतरीन एग्जांपल है। यहां पर आप देखो, मार्केट में अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर 2 दिन का चार्ट मैंने खोल रखा है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट ने थोड़ा नीचे टाइम पास किया, थोड़ा ऊपर टाइम पास किया, एंड देन फिर थोड़ा नीचे टाइम पास किया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से छोटी छोटी रेंजेस भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट रेंज बाउंड हो गया, इस जगह पे मार्केट रेंज बाउंड हो गया, इस जगह पे मार्केट रेंज बाउंड हो गया, एंड ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर में फंसा हुआ था। तो जब मार्केट में डायरेक्शन की कमी हो तो इसे हम कहते हैं एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है हमारे पास। मार्केट स्ट्रक्चर समझना सबसे जरूरी काम होता है। और अगर आप उसके बाद देखोगे तो मार्केट में एक नीचे डाउनफॉल आता है, और इस डाउनफॉल में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दोबारा से एक ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिलता है, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर रेंज बाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे फिर से अगेन हमें एक साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपने दो चीजें नोटिस करी। पहली चीज आपने ये नोटिस करी कि साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी ये मार्केट का पहला रूल है, प्राइस एक्शन का पहला रूल है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली किसी भी स्टेट में नहीं रुक सकता है, मार्केट अपना स्टेट चेंज करते रहेगा। अगर साइडवेज है तो इवेंचुअली कभी ना कभी ट्रेंडिंग होने वाला है, और ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर है तो कभी ना कभी वो यहाँ पर साइडवेज होने वाला है। और दूसरी चीज आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे कि ऐसा नहीं है यहाँ पे कि साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर या फिर ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आप स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर सकते हो। मतलब कभी कभी ऐसा देखा जाता है मार्केट्स में कि कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में मार्केट साइडवेज रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम्स में मार्केट ट्रेंडिंग रहते हैं। बट मैं आपको यहाँ बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर है और ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर है, ये टाइम बाउंड ना होकर
टाइम बाउंड ना, मतलब अगर आपको लगे 2 दिन साइडवेज था फिर यहाँ पे ट्रेंडिंग है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 ही दिन साइडवेज रहेगा। तो ये टाइम बाउंड ना होकर साइकोलॉजी बाउंड रहते हैं। साइकोलॉजी बाउंड मतलब यहाँ पे ट्रेडर्स को कुछ ट्रिगर दिखा, इसीलिए यहाँ पे उसे सेल करने की कोशिश की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, दोनों स्ट्रक्चर आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने के लिए हमें मार्केट में कोई ना कोई ट्रिगर, जैसे कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो बिना ट्रिगर के स्ट्रक्चर नहीं बदलता है और स्ट्रक्चर आपस में बदलते रहेगा विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिगर। ये दोनों चीज अगर आप समझ जाते हो तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर पे एक महारत हासिल कर ली है। अब एक प्रो टिप मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं रिलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर का ट्रू पोटेंशियल पता करना है ना, तो ट्राई टू एनालाइज मार्केट स्ट्रक्चर ऑन बिगर टाइम फ्रेम्स। मतलब अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करते हो या फिर आप कोई स्टॉक में भी ट्रेड करते हो, तो यहां पर हम टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन या फिर डेली चार्ट में करेंगे। डेली चार्ट का टाइम फ्रेम हमें बहुत कुछ बताता है, नहीं तो हम या फिर आवरली चार्ट में कोशिश करेंगे टाइम फ्रेम को समझने के लिए। हम यहाँ पर इससे छोटे टाइम फ्रेम पे आके मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये प्रो टिप था, मार्केट स्ट्रक्चर के लिए डेली और आवरली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर टाइम फ्रेम 1 आवर में मार्केट ट्रेंडिंग है तो 5 और 15 मिनट में हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है। तो ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें डायरेक्शन क्लियर रहेगा। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर साइडवेज है तो हम यहाँ पे ट्रेड फाइंड करने की कोशिश ना करेंगे, या फिर हम डायरेक्शनल ट्रेड नहीं ढूंढेंगे, हम यहाँ पे साइडवेज वाले ट्रेड ढूंढेंगे, जिसके बारे में आगे चैप्टर्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। अब चलिए बढ़ते हैं हम आगे चैप्टर्स में और समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमें क्या सीखना होता है। चैप्टर 3 में आगे बढ़ने से पहले 30-40 सेकंड की एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, इसको सुन लीजिएगा। जो लोग यहाँ पर लाइव बैच में इंटरेस्टेड थे, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी और इसकी ऑलमोस्ट 40-50% सीट फुल हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे लाइव बैच में एनरोल करवाना चाहते हैं तो ये 30 डेज का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें लगभग 20 to 25 आवर्स की थ्योरी क्लासेस होंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको सारा कॉन्सेप्ट बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। प्लस इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड करने के लिए मल्टीपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, प्लस एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम भी आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वीक में आपको लाइव ट्रेडिंग क्लासेस भी मिलेंगी, यानी लाइव ट्रेड में मार्केट में लाइव ट्रेड करके हम चीजों को सीखेंगे यहाँ पर। और आपको सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेंगी, प्लस आपको मेंटरशिप भी इसमें अवेलेबल रहेगा। तो अगर आप इसमें एनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बैच 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप चाहें तो एनरोल करवा सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए अब और बिना वक्त गवाए हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर 2 का कंटिन्यूएशन देखने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन मार्केट। अभी अभी हमने क्या सीखा? अभी अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है, और मार्केट स्ट्रक्चर का जस्ट जो एप्लीकेशन होता है उसे हम कहते हैं ट्रेंड्स। तो मार्केट में अगर आपको प्रॉपर्ली ट्रेड करना है और आप प्राइस एक्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको इस वर्ड को घोल के पी जाना होगा। घोल के पी जाना इन द सेंस कि इसमें आपकी परफेक्ट कमांड होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में ट्रेंड को समझते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स पॉजिटिव में क्लोज होने लगेंगे और आप बिग प्रॉफिट्स को कैप्चर कर सकते हो। तो ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए अब उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरा होता है यहाँ पर हमारे पास साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर और यहाँ पर साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर। अब ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो होता है अप ट्रेंड और यहाँ पर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारी चीजें अभी आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तो ध्यान से सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर को हम नो ट्रेंड कहते हैं, या फिर यहाँ पे आप इसे साइडवेज ट्रेंड भी कह सकते हो। आप देखो, अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेड करना है ना, तो हमने प्राइस एक्शन की डेफिनेशन क्या देखी थी उसको समझने की कोशिश करेगा। प्राइस एक्शन की डेफिनेशन जो आपके साथ डिस्कस की गई है वो है क्या है? बिहेवियर ऑफ प्राइस। बिहेवियर ऑफ प्राइस मतलब भाव किस तरीके से मूव कर रहा है उसको आपको समझना है, उसकी स्टडी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। तो ये बिहेवियर अगर आप देखो ना कुल मिला जुला के, तो 3 प्रकार का ही होता है। देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ प्राइस बिहेवियर्स, दोज आर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो इन तीनों प्रकार के बिहेवियर अगर हम डीप में स्टडी कर लेते हैं तो हमारा लगभग मेजॉरिटी ऑफ काम काफी आसान हो जाता है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको एक एक ट्रेंड के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं और ये बताता हूं कि आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर के 2 ट्रेंड्स के बारे में समझेंगे, जो कि है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप ट्रेंड में जो हमारे पास फॉर्मेशन रहता है प्राइस का, वो रहता है हायर हाइज और हायर लोज। इस ट्रेंड को समझने से पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं स्विंग।
अगर आप स्विंग को समझना चाहते हो तो उसका एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि जहां पे मार्केट टर्न करता है, ये जैसे देखो मार्केट नीचे गिर रहा था, नीचे से टर्न करके मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया, उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ से टर्न करके नीचे की तरफ घूमता है तो इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, सॉरी इसे हम स्विंग कहते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर एक लोअर स्विंग लगा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास एक हायर स्विंग लगा है, तो इसको हम एक लो कह सकते हैं और इसको हम एक हाई कह सकते हैं। तो अब आपको स्विंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है चले उसको समझते हैं। ये हमारे पास हाई नंबर 1 है, यहाँ पे देखो एक स्विंग लगा, मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे की तरफ घूम गया, इस तरीके से मूवमेंट आ रही थी, तो इसको हम कहेंगे एक स्विंग, जिसे आप एक हाई भी कह सकते हो। तो इसे हम H1 कहते हैं। अगला हाई कहाँ लगा, यहाँ लगा, इसे हम H2 कहते हैं। नेक्स्ट हाई यहाँ पे लगा, इसे हम H3 कहते हैं। अब उसी तरीके से हम लोज को फाइंड करते हैं, लोज मतलब लोअर स्विंग्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक लो लगा है, दूसरा लो इस जगह के आसपास लगा है, तीसरा लो हमारा इस जगह के आसपास लगा हुआ है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर लोअर, मतलब यहाँ पे इसको आप लोज कह सकते हो, ठीक है। तो अब डेफिनेशन क्या है अप ट्रेंड की, हायर हाइज एंड हायर लोज। तो आप देखो क्या H1 जो है वो H2 से नीचे है, यानी उल्टा कहें तो H2 H1 से ऊपर है, और उसी तरीके से जो H3 है वो H2 से ऊपर है। तो आपको यहाँ पर हायर हाइज का फॉर्मेशन नजर आ रहा है, जी हाँ नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोज को देखेंगे तो L2 है वो L1 से ऊपर है, L3 जो है वो L2 से ऊपर है। तो यहाँ पर हमें हायर लोज का भी फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो जब हायर हाई और हायर लोज का प्राइस बिहेवियर हमें नजर आए तो हम उसे यहाँ पर अप ट्रेंड कहेंगे। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर लोअर हाइज और लोअर लोज का प्राइस बिहेवियर नजर आता, देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था फिर यहाँ से नीचे गिर गया, तो यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, तो इसको हम H1 कहते हैं, इसको हम H2 कहते हैं और इसको हम यहाँ पर H3 कहते हैं। सिमिलरली इसको अगर हम यहाँ पर L1 कहेंगे, इसको L2 कहेंगे, इसको L3 कहेंगे। तो यहाँ पर लोअर हाइज H2 H1 से नीचे है, H3 H2 से नीचे, लोअर हाइज और लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि है डेफिनेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चार्ट में देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हम चार्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करने वाले हैं। ये हम सारी एनालिसिस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंट्राडे में परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे एक हाई इस जगह के आसपास लगा है, उसके बाद आप सारे बड़े स्विंग्स को देखो, स्विंग्स मतलब जहाँ से मार्केट घूमा हो, तो इन जगहों से मार्केट घूमा है। तो अगर आप सारे बड़े स्विंग्स को नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास लोअर स्विंग्स बनता हुआ दिखा है। तो अगर मैं इसको चार्ट में प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये यहाँ पर हाइज हैं और लगभग आपको थोड़ा सा, जैसे देखो ये तीनों हाइज एक बराबर है, तो क्योंकि चार्ट में आइडियल सिचुएशन हमेशा नहीं बनती है, बट यहाँ पे कोई हाइज इसको ब्रेक तो नहीं किया है ना, तो इसको हम या फिर कॉन्स्टेंट हाई मान लेंगे या फिर स्लाइटली लोअर है तो हम इसको स्लाइटली लोअर हाइज मान सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे लोअर हाइज ही लगते गए हैं। तो ये जो लोअर हाइज का पैटर्न है ये हमें क्या बता रहा है, तो हमें एक चीज मिल गई, पहले लोअर हाइज मिल गई। अब हम चेक करेंगे कि क्या लोज में कोई पैटर्न नजर आ रहा है। आपको दोनों चीज चेक करनी है, आपको हाई भी चेक करना है, लो भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे एक लो लगा L1, यहाँ पे लो लगा L2, यहाँ पे लो लगा L3, L4, L5, L6, L7। तो यहाँ पे हमें लोअर लोज का भी पैटर्न क्लियरली नजर आ रहा है। तो लोअर हाइज और लोअर लोज अगर हमें दोनों चीज मिल जाते हैं, कोई एक चीज मिलने से कोई भी ट्रेंड कंफर्म नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस मेट होती हैं तो हमें ये कंफर्म हो गया कि अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम मार्केट बिहेवियर को यहाँ से लेके, जहाँ से मैंने लाइन खींची है, यहाँ से लेके यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लो को ट्रैक करो। यहाँ पे L1 है, L2, L3 देखो लगभग सेम जगह पे लगा है, थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको L3 मान लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर L4 है, L5, L6, L7। तो यहाँ पे जितने भी लोज लगे हैं वो सब आपको नजर आ रहा होगा कि एक दूसरे से ऊपर लगे हैं। तो सबसे पहला चीज जो हमें यहाँ पे मिला वो हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें एक हायर लोज का फॉर्मेशन मिला है। लेकिन खाली एक चीज से कुछ कंफर्म नहीं होता, अब हमें हाइज भी ढूंढने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे हाइज देखता हूँ तो एक हाई यहाँ पे लगा, फिर यहाँ पे, फिर इस जगह के आसपास, फिर यहाँ पे देखोगे हल्के फुल्के कंसोलिडेशन हुए, क्लियर कट हाई नहीं लगा यहाँ पे, फिर एक हाई इस जगह के आसपास लगता है, फिर यहाँ पे हाई लगता है और यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स हमें नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हाइज इंक्रीजिंग है, बीच में हाइज यहाँ पे कंसोलिडेट हो गए थे, बट फिर अगेन हाइज जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। तो हायर लोज और हायर हाइज का पैटर्न अगर हमें दिख रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अब पॉजिटिव हो चुका है, मार्केट इज इन अप ट्रेंड। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड को कैसे समझते हैं यहाँ पर, इसका यूज क्या है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। तो आपको ये अप ट्रेंड क्लियर हो गया होगा।
अब हम डिस्कस करते हैं अपने तीसरे प्रकार के ट्रेंड के बारे में, जो है यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड। इसको समझना उतना ही जरूरी है जितना आपने दोनों को समझा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट में आपको एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो देखिए साइडवेज ट्रेंड कहाँ होता है। साइडवेज ट्रेंड का सिंपल डेफिनेशन है ना, जहां पे आपको कोई हायर हाई या फिर हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न ना नजर आ रहा हो। यानी जो ऊपर के लिए दो कंडीशन हमने डिसाइड करी, उन दोनों में से अगर आपको कोई भी कंडीशन नजर ना आए ना, यानी आप यहाँ पे ये मान सकते हो सेम लेवल ऑफ हाइज एंड लो, जो स्विंग्स बन रहे हैं वो लगभग सेम ही लेवल पे बन रहे हैं, तो आप मान सकते हो मार्केट साइडवेज है। या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन, या फिर आप कह सकते हो वोलेटिलिटी बिटवीन हाईज एंड लोज, जो भी स्विंग्स बन रहे हैं वो वोलेटाइल लग रहे हैं। मतलब पहला एग्जांपल क्या हुआ, इस तरीके से आपको हाई लो के स्विंग्स अगर नजर आ रहे हैं, ये आइडियल कंडीशन है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट साइडवेज है। अगर मान लो आपको इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से आपको स्विंग्स नजर आ रहे हैं तो भी आप इसको साइडवेज ही कहोगे। भले ही यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स आपको दिख रहे होंगे, बट ये यहाँ पे छोटे छोटे स्विंग्स हो जाते हैं, बट जो मेजर स्विंग है उसको हम यहाँ पर ये कंसिडर करते हैं। तो जो मेजर स्विंग्स हैं वो अभी भी कोई खास डायरेक्शन आपको नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये मार्केट को हम साइडवेज ट्रेंड ही मानेंगे। अच्छा आप मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कि ये कौन सा ट्रेंड हुआ, ये ट्रेंड कौन सा हुआ। यहाँ पे तो सबसे पहले आपको लो आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप लो देखते हो तो ये हमारे पास लो लगा है, इसको 1 2 अगर हम मान लें तो ये 3 4 5, तो यहाँ पे मुझे हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। लेकिन अब मैं हाई चेक करूंगा, बट हाई तो मुझे कांस्टेंट नजर आ रहा है, लगभग एक ही जगह पे नजर आ रहा है, या फिर कभी लोअर हाई नजर आ रहा है, कभी यहाँ पे हायर हाई नजर आ रहा है। तो क्योंकि हाईज में मुझे कंफ्यूजन है, तो इस ट्रेंड को भी मैं साइडवेज कंसीडर करूंगा, और ये मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड का अंदाजा लगा सकते हो। साइडवेज ट्रेंड को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड मार्केट मोस्टली रहता है। अगर आप ये एग्जांपल देखो यहाँ पे इस जगह के आसपास जो हमने कंसीडर किया था, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले सेम जगह पे दो हाई लगते हैं और सेम जगह पे दो लो लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक हाई बनाता है, दोबारा आके उसी जगह पे हाई बन जाता है, फिर यहाँ पे लो बनता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर देखो जहाँ प्रीवियस लोज लग रहे थे वहीं वापस से लो लगने लगे। तो इस तरीके से ये वाला जो कंसोलिडेशन है, जहाँ पे क्लियर कट हाई और लोज के डायरेक्शंस नहीं है, उसको हम यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, सवाल उठता है हमारे पास कि ट्रेंड हमने सीखा क्यों। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, हमें ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट में एक स्ट्रांग अप ट्रेंड है तो आप जो सेल के ट्रेड्स लेते हो उसमें आपको टारगेट बहुत छोटे मिलेंगे, टारगेट आपको बहुत स्मॉल मिलेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कभी भी अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेते हैं तो हम अपनी क्वांटिटी को कम कर देते हैं, यानी हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो जो नंबर 1 चीज़ हम सीख रहे हैं कि ऑलवेज टेक मिनिमम रिस्क या फिर लेस रिस्क इफ यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। हमेशा हमें ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, हमें बड़े टारगेट्स मिलने में आसानी होती है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट हमें काम नहीं करना होता। दूसरा चीज़ क्या है, हम अगर ट्रेंड पे नज़र रखते हैं तो हम एक्यूरेसी समझ सकते हैं ऑफ ब्रेकआउट्स एंड अदर सेटअप्स। एक्यूरेसी डिफरेंट करते हैं। मान लो कि मार्केट में एक साइडवेज रेक्टेंगल बना था, इस तरीके से मार्केट ऊपर चढ़ रहा था और यहाँ पे मार्केट में एक साइडवेज आपको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखा। अब इसके ब्रेकआउट की एक्यूरेसी आप कैसे जज करोगे? तो क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं और थोड़ा पीछे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो जो अपसाइड ब्रेकआउट है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर हम रिस्क जो है वो थोड़ा बड़ा ले सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में चांसेस कम है, तो यहाँ पर हम रिस्क छोटा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेंड समझते हो तो अपना कोई भी सेटअप या स्ट्रैटेजी है आप उसको फिल्टर कर सकते हो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मार्केट में आपको हमेशा डायरेक्शन क्लियर रहेगा, आपका व्यू क्लियर रहेगा अगर आप ट्रेंड को समझते हो तो। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पर मार्केट अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड आराम से ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट है तो ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाइए, आप अपनी एक्यूरेसी को ठीक ठाक मैनेज कर लोगे अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो जनरली हम ट्रेंड के अगेंस्ट या फिर रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान करते हैं। रिवर्सल क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो आगे इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप बने रहिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो हम रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान करते हैं अगर हमारे ट्रेंड की जो ट्रेंड है वो क्लैरिटी ना हो, साइडवेज ट्रेंड हो, तो हम रिवर्सल ट्रेड्स को प्लान करते हैं। बाकी सारे ट्रेड्स में हम कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड्स को ढूंढते हैं। ये सारी चीज़ की डिस्कशन आगे आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो ट्रेंड जानने के ये फायदे होते हैं। अब तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं कि ट्रेंड चेंज होते रहता है।
ये हमने देखा था ट्रेंड चेंज होते रहता है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो ट्रेंड चेंज किस तरीके से होता है एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ। इस तरीके से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट साइडवेज हो सकता है, उसके बाद ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मार्केट का अप ट्रेंड एरिया था, यहाँ पे जो स्विंग्स थे वो क्लियर नहीं दिख रहे थे हमें, स्विंग्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो गए, तो ये साइडवेज एरिया हो गया और ये डाउन ट्रेंड एरिया हो गया। तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि ट्रेंड जब तक चल रहा है तब तक बढ़िया है, लेकिन ट्रेंड कैन चेंज। तो जब ट्रेंड बदलता है तो ट्रेंड के साथ अपना व्यू बदलना भी जरूरी होता है। तो ये था हमारा ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंप्लीट चैप्टर। अब आगे वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे बाकी सारी चीज़ें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इसको बनाने में। ये वीडियो भले ही आपको जितना भी टाइम दिख रहा है ना, उससे 5-6 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं सारी चीज़ें प्लान करने में और रिकॉर्ड करने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, कैंडलस्टिक्स। मार्केट ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बेसिक चीज़ हमारे पास आती है वो है कैंडलस्टिक। आप जो ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट बेसिकली बना ही कैंडलस्टिक से है। इस चार्ट में जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जो चीज़ें नजर आ रही हैं, इसको हम कैंडलस्टिक्स कहते हैं। और इन कैंडलस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं। मार्केट के बिहेवियर को समझना, मार्केट के व्यू को बनाने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्रीज को टाइम करने के लिए और प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैंडलस्टिक्स किस हिसाब से बिहेव कर रही हैं और हर एक कैंडलस्टिक का क्या मतलब होता है। बेसिकली यहाँ पर हम कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को समझने की बात कर रहे हैं कि हर एक कैंडलस्टिक्स के पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी छुपी हुई है, इसको समझना बेहद ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे, लेकिन ज़्यादा वक्त हम एडवांस चीज़ों में थोड़ा गुजारने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास दो तरीके की कैंडल है। इसको हम मान लेते हैं कि इस कैंडल का कलर यहाँ पे रेड है, तो इस कैंडल को हम एक रेड कैंडल कहते हैं। और इसका कलर अगर हम एक ग्रीन मान ले तो इसका कलर यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कैंडल है। अगर आप देखोगे इस रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी कहा जाता है। बियरिश मतलब जो नीचे है। ऐसा माना जाता है कि जो बियर होता है, भालू होता है, वो नेगेटिविटी का एक प्रतीक माना जाता है स्टॉक मार्केट में। एंड जो बुल होता है उसे हम पॉजिटिविटी को रिफर करने के लिए मानते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन को हम बुलिश भी कहते हैं। तो बुल को बुलिश आप मान लो और बियर फॉर बियरिश आप इसको मान सकते हो। अब ये रेड कैंडल क्या बताती है कि मार्केट में नेगेटिविटी है, मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। तो सबसे पहले आप कलर से समझने की कोशिश करेगा। और ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये बता रही है कि इसमें बायर्स ने डोमिनेट किया है, बायर्स की मात्रा ज़्यादा है, बायर्स थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं यहाँ पर, इसीलिए मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी है हमारे पास। अब रेड कैंडल का आप देखोगे तो ओपन प्राइस जो है, जहां पे कैंडल खुली और जो क्लोज प्राइस है, तो क्लोज प्राइस इज बिलो ओपन प्राइस। कैंडल यहाँ पे खुली लेकिन सेलर का दबाव था, नेगेटिविटी थी, तो इसीलिए नीचे जाके बंद हुई। और यहाँ पे ये जो आपको छोटी छोटी लाइंस दिख रही है, मैं एक बार आपको इसका नामकरण कर देता हूँ। ये जो छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ, इनको हम विक या फिर शैडो कहते हैं। इनको हम विक या फिर शैडो कहा जाता है। ये बेसिकली वो पार्ट्स बताते हैं जहां पे मार्केट गया था लेकिन वहां पे क्लोज नहीं कर पाए। तो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच का जो एरिया आता है उसे हम थोड़ा सा मोटा करके डिफाइन करते हैं, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है और इसको हम कहते हैं बॉडी। तो ये है हमारी कैंडल की बॉडी और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये कैंडल का विक। सिमिलरली ग्रीन कैंडल में भी इसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं और ये जो चीज़ें हैं इनको हम विक और शैडो के नाम से जानते हैं। तो रेड कैंडल में क्या होगा, ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में ये रिलेशन रहता है, क्लोज प्राइस इज बिलो ओपन प्राइस। ग्रीन कैंडल में इसका जस्ट यहाँ पर उल्टा होता हुआ हमें दिखता है। अगर आप एक बुलिश कैंडल देखोगे तो जो क्लोज प्राइस होता है वो ओपन प्राइस से ऊपर होता है, मतलब मार्केट खुला तो नीचे था लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे, यहाँ पर बायर्स एग्रेसिव थे कि वो इसको ऊपर बंद करवाने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पोर्शन है उसे हम हाई प्राइस कहते हैं। ये दोनों जगह सेम होता है। और जो सबसे निचला स्तर है जहाँ पे इस पूरे टाइम फ्रेम में ये कैंडल गई थी उसे हम लो प्राइस कहते हैं। तो ये लो प्राइस हो गया, ये हाई प्राइस हो गया। तो यहाँ पर हमें कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को समझना जरूरी है। इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि एक कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक के हिसाब से आप बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 10 प्रकार की कैंडल स्टिक्स को ड्रॉ किया है, जिसमें से 5 कैंडल स्टिक्स मेरे पास रेड कलर की हैं और 5 कैंडल स्टिक्स मेरे पास ग्रीन कलर की हैं। तो रेड कैंडल समझने के बाद ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये कैंडल बेयरिश है
और ये कैंडल बुलिश है। लेकिन जो नेक्स्ट सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो ये है कि ये कैंडल सारी एक प्रकार की बियरिश या बुलिश है या इनमें भी कुछ डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी मदद से आपको बायर सेलर साइकोलॉजी क्लियर हो जाने वाली है। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाली कैंडल बनाई, मतलब मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। यहाँ पे जो इस तरीके से अगर आप चलते हो तो यहाँ पर जो बियरिशनेस है वो डिक्रीज हो रही है, जो बियरिशनेस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और बुलिशनेस बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से उल्टा जाते हो तो यहाँ पर ये बुलिशनेस जो है वो डिक्रीज हो रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बुलिशनेस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा बियरिश कैंडल कौन है? वो है ये वाली कैंडल। अगर आपको चार्ट में कभी ऐसी कैंडल दिखे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स अभी हम डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आप इसको समझिए। अगर आपको कभी ऐसी कैंडल दिखे तो आप समझ जाओ मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और हो सकता है नेगेटिव साइड में प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिले। उसके बाद कम बियरिश कौन है? वो ये वाली कैंडल है, क्योंकि इसमें आप देखोगे ऊपर और नीचे बिल्कुल भी वीक नहीं है। तो मार्केट जहां पे खुला वहीं से गिरना शुरू हुआ और आखिरी मिनट तक गिरते रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमें हल्का फुल्का विक देखने को मिलता है जो वोलेटिलिटी बताती है, यानी ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बियरिश ये कैंडल होती है। उसके बाद जो सेकंड नेगेटिव कैंडल है वो ये है। उसके बाद ये जो थर्ड कैंडल है इसमें आप देखोगे क्या होगा, इतना बड़ा आपको एक ऊपर विक नजर आ रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करी बट नाकामयाब रहा और फिर दोबारा नीचे आके बॉडी के नीचे आके, मतलब ये ओपन हुआ था और यहाँ जाके क्लोज होता है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स इसमें एक्टिवेट हुए और ऊपर जाने के बावजूद भी नीचे आके इसको क्लोज करवाया गया। तो इसीलिए ये भी हमारे लिए एक बियरिश कैंडलस्टिक है। उसके बाद ये वाली जो कैंडलस्टिक है ये रेड में क्लोज हुई है, बट क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ऊपर और नीचे विक बहुत बड़ी है और बॉडी बहुत छोटी है तो इसीलिए ये कैंडल उतनी बियरिश नहीं है। और जो ये हमारे पास 5वें नंबर वाली कैंडल है, इस कैंडल में क्या हुआ, नीचे सेलर्स नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं बट ये क्लोजिंग आके काफी ऊपर करता है, इसीलिए आपको इतना बड़ा विक नजर आ रहा है। तो इसीलिए इस कैंडल को कुछ लोग तो पॉजिटिव भी कंसिडर करने लगते हैं। तो कुल मिला जुला के आप देखोगे तो ये जो तीन कैंडल है, ये जो तीन कैंडल हैं, ये जो शुरू की तीन कैंडल बना रखी है मैंने, ये तीनों कैंडल, तो अगर हम इस एडवांस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें तो ये जो तीन कैंडल्स हैं, ये तीन कैंडल्स को हम बियरिश कैटेगरी में रख सकते हैं। ये वाली कैंडल जो है वो इनडिसीजन कैंडल है, मतलब इससे हमें कुछ खास आइडिया नहीं लगता है। और ये वाली कैंडल है ये हल्की बुलिश कैटेगरी में चली जाती है कि ये कैंडल थोड़ी बुलिश हो गई, मतलब सेलर्स यहाँ पे नाकामयाब रहे। तो ये सेलर्स का डोमिनेंस, ये मार्केट में एक इनडिसीजन या फिर नो क्लैरिटी, और ये कहीं ना कहीं बताता है सेलर का फेलियर। इसको आप बाइंग कैंडल नहीं कह सकते बट ये कह सकते हैं कि सेलर इसमें फेल हुए। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। ये जो तीन कैंडल्स हैं ये बायर की डोमिनेंस वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल इनडिसीजन वाली कैंडल है, और ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे हम इसको बायर का फेलियर कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर फेल होते हुए आपको नजर आए हैं। तो इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं अगर हम मार्केट में कैंडल्स को देख रहे हैं। अगर मैं आपको चार्ट में चल के दिखाऊं तो कुछ पैटर्न्स हम नोटिस करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आपको देखिए एक आपको बड़ी रेड कैंडल मिलती है, यानी ये बेयरिश मोमेंटम आपको इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखता है, उसके बाद आपको एक बुलिश कैंडल नजर आती है और फिर हमें ऊपर का मोमेंटम होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैंडल के हिसाब से मोमेंटम समझना कितना जरूरी है। यहाँ पे देखो एक हमें बहुत तगड़ी बेयरिश कैंडल देखने को मिली जिसके ऊपर विक था, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है मोमेंटम सेलिंग का था। लेकिन अगली कैंडल आपको किस प्रकार की दिखती है, हल्की फुल्की नीचे विक वाली कैंडल दिखती है। तो ये आपको क्या बता रही है कि सेलर यहाँ पे फेल हो रहे हैं और बायर्स की एंट्री हो रही है। तो कैंडलस्टिक की मदद से आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आपको एक बाइंग कैंडल देखने को मिली और यहाँ से मार्केट ऊपर के लेवल्स पे गया, वो अलग बात है, बाद में इसको पुश कर दिया गया तो आगे हम वो देखेंगे बात की बात। लेकिन यहाँ से आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप एक हर कैंडल को स्टडी करके उस कैंडल की साइकोलॉजी को समझ सकते हो। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और इन पैटर्न्स की मदद से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ये वो 6 कैंडलस्टिक पैटर्न्स है जिनका इस्तेमाल मैं सबसे ज्यादा करता हूं और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं। इस साइड मैंने सारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रखा है और इस साइड मैंने सारे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रखा है। तो जो सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न आता है इसको हम कहते हैं हैमर। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मतलब नीचे की तरफ आया है और वहां पे आपको अगर ऐसी एक पिन बार टाइप कैंडल दिखती है तो इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसमें हम एंट्री कैसे बना सकते हैं, जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई क्लोज होते ही हम एंट्री ले सकते हैं और इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहता है। टारगेट हम 1:1 या फिर 1:2 का प्लान करके चल सकते हैं। ये कैंडलस्टिक होती है हैमर। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसे हम कहते हैं बेयरिश, सॉरी ये क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो इसे हम यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहेंगे।
बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की क्या खासियत होती है कि यहाँ पे मार्केट में एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। देखो आप, ये रेड कैंडल छोटी सी है और इसको पूरी तरीके से इस ग्रीन कैंडल ने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ये भी बनी है, बट इसने प्रीवियस रेड कैंडल को कवर नहीं किया है, तो इसलिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। परफेक्ट एग्जाम्पल ये है, और अगर ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है, हम एंट्री बना सकते हैं, और जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो थर्ड कैंडल है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न इसको हम कहते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें रेड कैंडल बनती है, फिर एक डोजी बनता है और एक इंस्टेंट रिवर्सल आता है विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन कैंडल। तो जैसे ही ये इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, और ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, और ये एक 2 कैंडल का मिला हुआ पैटर्न है। 2 कैंडल मिलके ये पैटर्न बनता है, और जो मॉर्निंग स्टार है वो 3 कैंडल मिलके एक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 कैंडल पैटर्न्स को भी हमने समझ लिया। सिमिलरली इसका ऑपोजिट जो सेलिंग साइड में है, उसे हम कहते हैं शूटिंग स्टार। तो ये मेरे पास एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेरिश मानी जाती है। अप ट्रेंड के बाद अगर ये टॉप पे बनती है, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारे पास बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बियरिश एनगल्फिंग क्योंकि टॉप पे बनी है, और यहाँ से नेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है। टॉप पे जाके बियरिश एनगल्फिंग बनी, तो हम सेल साइड में एंट्री बना सकते हैं। और मॉर्निंग स्टार का जो हमारे पास ऑपोजिट पैटर्न है, उसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। इसमें भी सिमिलर होता है, ग्रीन कैंडल फिर एक डोजी और रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही इस पैटर्न के नीचे जाता है चार्ट, हम यहाँ पे इसे सेल कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ जो रिसेंट स्विंग हाई लगा है वो। तो ये 6 पैटर्न्स अगर आप ध्यान पे रखते हैं, तो इनके बेसिस में आप बहुत अच्छे ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद चार्ट में जाके इन्हें बैक टेस्ट जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने आगे चैप्टर्स में और डिस्कस करते हैं बाकी प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को। वेलकम टू चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट। कुछ लोग इसे सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं। तो इसके बेसिक्स पहले मैं आपको बताता हूँ, और फिर आपको बताता हूँ ये क्या होते हैं, और इसकी मदद से आप कैसे ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप एक चीज समझने की कोशिश करिए कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि भाव ही भगवान होता है, तो प्राइस ही भगवान है। अब मान लो मैं आपके सामने एक टमाटर को ले आता हूँ, ये मेरे पास एक टमाटर है यहाँ पर, और आप बताओ मुझे, अगर आप मंडी रेगुलर जाते होगे तो आपको पता होगा कि ये टमाटर महंगा कब होता है, ये टमाटर कब महंगा हो जाता है। मान लो अभी की बात हम भूल जाते हैं, अभी जो टमाटर मैंने गलत एग्जाम्पल ले लिया। एक काम करता हूँ, मैं कोई नॉर्मल चीज़ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि आप मान लो पेन। एक पेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल सी एक पेन है, बॉल पॉइंट पेन। तो अगर ये पेन आपको बाजार में 40 रुपए की मिलेगी एक पेन, तो आप क्या कहोगे कि ये पेन अब महंगी हो चुकी है, ये पेन काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मैं इसको नहीं खरीदने वाला हूँ क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और अगर ये पेन सस्ती हो जाएगी, मान लो 5 रुपए की हो गई, तो आप ही क्या कहोगे, ये पेन अभी बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में खरीदना चाहोगे। अगर 5 रुपए, तो आप सोचोगे अरे पेन इतनी सस्ती हुई है, चलो मैं खरीद के रख लेता हूँ, मेरे काम तो आने ही वाली है, तो आप इस पेन को खरीद के रख लोगे। लेकिन अगर ये पेन महंगी रहेगी तो आप खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। अब मान के चलते हैं, ये एक बायर का पर्सपेक्टिव हो गया। बायर मतलब आप खरीदार हो, तो ये आपका पर्सपेक्टिव हो गया। क्या पर्सपेक्टिव हो गया, आप सस्ती चीजों को खरीदना चाहते हो। बट मान लो एक दुकानदार है, दुकानदार तो बेच रहा है ना, तो वो क्या सोचेगा, अरे ये पेन तो मैंने 10 रुपए की खरीदी थी और अब इतनी महंगी हो गई 40 रुपए में, चलो मैं ज्यादा पेन ही बेचता हूँ, मुझे 30 रुपए का मुनाफा होगा। तो जो सेलर है वो महंगी चीज को बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड रखता है कि ये चीज अगर महंगी हो गई है तो मैं इसको यहाँ पे बेचने की कोशिश करता हूँ। और जो बायर है वो सस्ती चीजों को खरीदने की कोशिश करता है। ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी है, और यही साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। मतलब अगर किसी चीज को बेचोगे आप, अगर किसी चीज को आप सेल करोगे, मान लो कोई चीज महंगी है, आप उसको सेल कर रहे हो, तो सेल करने से क्या होगा, मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी मतलब आपने बहुत ज्यादा माल, अगर आपने बहुत ज्यादा पेन बेचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जितने लोग पेन खरीदने वाले हैं वो खरीद लेंगे, फिर कोई 40 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं रहेगा, तो आप उसको 35 रुपए में बेचोगे, फिर उसको आप 30 रुपए में बेचोगे। तो जब भी मार्केट में सेलर ज्यादा आ जाते हैं, तो जो महंगी चीज होती है वो सस्ती होने लगती है। जो महंगी चीज होती है वो सस्ती होने लगती है, क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ गई, तो सप्लाई बढ़ने से दाम अपने आप गिर जाता है। उसी तरीके से अगर किसी चीज के खरीदार ज्यादा आ जाते हैं, मान लो आप दुकानदार हो और आप देख रहे हो 5 रुपए की पेन तो सब कोई खरीद के ले जा रहा है, एक काम करता हूँ 10 रुपए कर देता हूँ। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, आप क्या करोगे, उसका दाम बढ़ाते जाओगे। तो डिमांड बढ़ने से किसी चीज का दाम बढ़ता है। तो इसी तरीके से चार्ट में कुछ ऐसे प्राइस निकल के आते हैं, जैसे मान लो पेन के लिए 40 रुपए था, 5 रुपए। तो अगर मैं 2 साल का डेटा निकालता हूँ, 2 साल के मैंने पेन के भाव निकाले, और मैं जब भी देख रहा हूँ कि पेन का दाम 5 रुपए पहुंचता है और 40 रुपए पहुंचता है, तो चार्ट मेरे पास कुछ इस तरीके से बना। जैसे ही 5 रुपए दाम पहुंचता है, यहाँ से ऊपर उठने लगता है, और जैसे ही 40 रुपए पहुंचता है, यहाँ से दाम गिरने लगता है। लेकिन दाम 5 और 40 के बीच में ही घूम रहा है, 40 से नीचे गिरेगा, 5 से ऊपर जाएगा। तो आप सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो साइकोलॉजी ही काम कर रही है ना, कि 40 रुपए की चीज महंगी लग रही है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ जा रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही है, और नीचे से 5 रुपए की चीज में डिमांड आ जा रहा है यहाँ पे।
ये डिमांड आ जा रहा है यहाँ पे, तो इसी को हम सप्लाई डिमांड कहते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, जहां पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड हो किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, उसे सप्लाई डिमांड एरिया कहा जाता है, या जहां पे कोई एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप इस जोन पे फोकस करिए, यहाँ से लेके आप इस जोन पे एक बार फोकस करिए, जो मैंने ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पे भाव आया, यहाँ से ऊपर चला गया, दोबारा इस जगह पे भाव आ गया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। मतलब कोई आदमी है जो यहाँ पे खरीद रहा है, इस जगह पे जैसे ही प्राइस आता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसको नीचे से एक सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट के कारण वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। लेकिन जैसे ही इस लेवल के ऊपर जा रहा है, जैसे ही इस लेवल के आसपास आ रहा है, आप देखो यहाँ पे ऊपर गया, नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया, और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, यहाँ से फिर ये नीचे गिर गया। तो जैसे ही इस लेवल के आसपास पहुंचता है, मार्केट में अचानक से सप्लाई बढ़ जाती है और इस चीज का दाम सस्ता हो जाता है, या फिर ऊपर से इसे कोई रेजिस्टेंस दे रहा है, कोई इसे गिरने नहीं दे रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ये मार्केट में किस तरीके से आपको साइकोलॉजी बताता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ तो क्यों हुआ। ये चीज अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको जो सबसे बेसिक चीज समझनी है वो समझना है स्विंग आइडेंटिफिकेशन। आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से मार्केट बहुत ज्यादा गिरा या उठा हो। अगर आप ऐसी जगह को ढूंढ लेते हो तो आप यहाँ पे मार्केट में आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि हम चार्ट में चल के समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जैसा हमने डिस्कस किया कि इस लेवल से प्राइस उठा है, तो यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको सपोर्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। ग्रीन कलर मतलब होता है सपोर्ट, यहाँ से आने से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मैं यहीं पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये पूरे एरिया को मैं एज अ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। देखो अब दोबारा इस जगह के आसपास प्राइस आए तो यहाँ से फिर नीचे गिरने की कोशिश इस प्राइस ने करी है। तो इस तरीके से हमने चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे देखो अब प्राइस गिरना शुरू हुआ था, यहाँ पे आके हल्का फुल्का रुका, लेकिन यहाँ से एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस जगह पे आके मैं इसको एक एज अ रेजिस्टेंस की तरह ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे आया, गिर गया प्राइस नीचे, यहाँ पे दोबारा गया, यहाँ से भी प्राइस नीचे गिर गया, तीसरी बार यहाँ पे गया, यहाँ से भी ये नीचे की तरफ गिरा है। तो इस तरीके से हम चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक सबसे जरूरी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंटरचेंजेबल है। मतलब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। यहाँ पे मार्केट में हमने एक लेवल को ड्रॉ कर लिया, वो लेवल था ये वाला लेवल। आप मानते हो इस लेवल पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे मैं दो लेवल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ और फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट नीचे गिरा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके कई बार भाव नीचे की तरफ गिर रहा था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस कब तक था? जब तक जो भाव है वो इस लाइन के नीचे था। लेकिन जैसे ही भाव इस लाइन के ऊपर जाता है, आप देखो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगा। तो मतलब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो इंटरचेंजेबल होते हैं। जो अभी रेजिस्टेंस है वो बाद में जाके हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। अब अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो बाद में जाके फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो चीज़ है वो यूनिवर्सल चीज़ नहीं है, ये चेंज होते रहता है और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, प्राइस इसके नीचे आ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको कोई देखने मिलेगा। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास दो तरीके के ट्रेड लिए जाते हैं, एक को हम कहते हैं ब्रेकआउट ट्रेड और दूसरे को हम कहते हैं यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड। तो ब्रेकआउट और रिवर्सल ट्रेड क्या है, कैसे किए जाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर्स में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी यहाँ पर और आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करेगा। आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा मेहनत लगता है, लगातार बोलना पड़ता है। तो मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करेगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कोई नॉलेज आपको देखने को मिले। तो रिवर्सल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आके हम दो तरीके के ट्रेड ले सकते हैं, रिवर्सल्स और ब्रेकआउट। रिवर्सल ट्रेड मतलब अगर मार्केट किसी सपोर्ट के आसपास आता है तो आप ऊपर के लिए बाइंग का ट्रेड प्लेस करोगे और मार्केट अगर किसी रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप नीचे के लिए सेल का ट्रेड प्लेस करोगे। रिवर्सल ट्रेड्स लेने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला चीज़, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये लेवल्स क्लियर हैं तो उन लेवल्स के आसपास हमें प्लानिंग करनी होती है। बीच में हमें कोई काम नहीं करना होता, यानी हमें अपने लेवल्स पे काम करना है। अगर आप बीच में, जैसे यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस, आप बीच में कुछ कर रहे हो तो यहाँ स्टॉप लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे कभी भी मार्केट में अगर आपको बाइंग करना है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास तो आपको कोई पॉजिटिव पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, जिसमें से हम पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप उसको देख सकती हैं या फिर देख सकते हो आप, या फिर उसके बाद
आपको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ट पैटर्न्स देखना है। ये चार्ट पैटर्न क्या होता है वो थोड़ी देर में आगे वाले चैप्टर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप ये चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मदद से सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हो और रेजिस्टेंस पे सेल करने के लिए, क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड कर ले रहे हो, तो इसका जस्ट उल्टा, अगर रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना है तो हम यहाँ पे नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे और नेगेटिव चार्ट पैटर्न्स देखेंगे। अगर हमें नेगेटिव चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं तो हम सेल का ट्रेड वहां पे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं तो इस जगह पे आप देखो, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया था और इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर आके हमारे पास एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। तो हम क्या करेंगे, इस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे या फिर यहाँ ट्रेड लेंगे और यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:1 या 1:2 टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। सिमिलरली आप देखो यहाँ पर भी एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन होता है। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ के टारगेट के लिए हम यहाँ पर अपना इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हो किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे। अब बात करते हैं हम ब्रेकआउट ट्रेड्स के बारे में। तो ब्रेकआउट ट्रेड्स वो होते हैं जब मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। मान लो ये रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पे मार्केट आता है और इसको यहाँ पे टच करके इसको तोड़ के ऊपर निकलना चाहता है, तो इसको हम ब्रेकआउट ट्रेड कहते हैं। ब्रेकआउट ट्रेड से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि मार्केट में जितना बार कोई लेवल टच होता है, फॉर एग्जांपल जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पर आप देखो मार्केट पहली बार इस लेवल के आसपास जाता है, यहाँ से पहली बार जाता है नीचे गिर जाता है, दूसरी बार कोशिश करता है नीचे गिर जाता है, तीसरी बार भी नीचे गिर जाता है, बट जब चौथी बार जाता है तब ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है। मतलब जितनी बार किसी एक लेवल को टच करेगा ना, मान लो ये दीवार है, आप इसको आके ठोकर मारो, एक बार मारोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, कभी ना कभी तो ये दीवार टूट जाएगी। तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस टूट जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है। सिमिलरली कोई सपोर्ट है वो कई बार अगर टच हो चुका है यहाँ पर, तो एक ना एक बार वो नीचे की तरफ टूट के गिर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट्स। तो ब्रेकआउट मतलब अगर कभी मार्केट ऊपर जाता है तो उसे ब्रेकआउट कह देते हैं, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो उसे हम यहाँ पर ब्रेकडाउन कह देते हैं। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट को सबसे पहले उस लेवल के दूर आप निकल जाने दीजिए। तो सबसे जो सेफ ट्रेडिंग होता है, ब्रेकआउट सेफ तरीका होता है ट्रेड करने का, वो ये होता है कि मार्केट अगर नीचे गिर जाए तो यहाँ पर रीटेस्ट करे, आप उसके बाद यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो मार्केट में नीचे की तरफ, यानी रीटेस्ट पे उस लेवल को ब्रेक करे, उस लेवल को टच करे और यहाँ पे कोई बेयरिश सिंबल बनाए तो आप नीचे के लिए सेल का ट्रेड ले सकते हो। जो रिस्की एंट्री इसमें ये होती है कि अगर मार्केट किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आया है, वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, देखो यहाँ पे आके ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो फिर कंसोलिडेट देके अगर इस लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हो, यानी ब्रेकआउट का ट्रेड। और सेम पैटर्न अगर नीचे की तरफ बनता है तो आप सेलिंग का ट्रेड बना सकते हो। अगर आप इस एरिया में ट्रेड नहीं ले पाते हो तो अगर मार्केट ब्रेकडाउन कर चुका है तो ब्रेकडाउन करने के बाद नीचे आके आपको कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है तो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। मतलब मार्केट अब आपके लिए बियरिश हो गया, अब आप यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें मार्केट में ब्रेकआउट और रिवर्सल्स को ट्रेड करना पड़ता है। ब्रेकआउट ट्रेड करते समय इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि ब्रेकआउट्स कई बार फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस जा सकते हैं, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड करना रिस्की होता है। इसीलिए हमें इसमें पेशेंस के साथ ट्रेड लेना पड़ता है और प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही हम ब्रेकआउट्स में एंट्री करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के बाद अब आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 5 में, जहां हम समझने वाले हैं ट्रेंड लाइंस को। ट्रेंड लाइंस को सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक्सटेंशन माना जाता है, इसे हम डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखोगे तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या एक हॉरिजॉन्टल जोन होता है। हम जनरली जोन ड्रॉ करना प्रेफर करते हैं रादर देन अ लाइन। बट अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ये एक स्लैंटेड लाइन होती है, ये भी एक लाइन ही होती है बट ये एक एंगल पे होती है, इसीलिए हम इसको डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। मैं आपको सबसे पहले चार्ट में दिखाता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सेम होता है, बट अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी है जो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे आपको बनती हुई दिख रही होगी। और यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे कि जितनी बार ये ट्रेंड लाइन के आसपास आया है, यहाँ पर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नजर पे आया है। तो जो ये ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये ट्रेंड लाइन क्यों कही जाती हैं पहले ये समझो। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मार्केट एक क्लियर कट हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बना रहा है, मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड वाला जो मार्केट होता है वहां पर, या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड हो, जहां भी मार्केट हमें ट्रेंडिंग नजर आता है, तो उस ट्रेंडिंग मार्केट में अगर आप लोज को या फिर हाइज को एक साथ मिलाते हो तो आपको एक लाइन निकल के आती है और इसी लाइन को हम कहते हैं ट्रेंड लाइंस। जिस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, मार्केट किसी ट्रेंड लाइन पे मतलब किसी लेवल पे आ रहा है तो यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, उसी तरीके से अगर कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे काम करती है, कैसे कंफर्म होगा? आपने 2 पॉइंट लिया
दो पॉइंट को एक साथ मिला दिया तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई, और अगर तीसरे पॉइंट पे वहां से मार्केट रिएक्ट करके ऊपर चले जाता है, मतलब आप समझे ट्रेंड लाइन कंफर्म हो गई है। तो इस तरीके से आप कंफर्म हुई ट्रेंड लाइन पे बाइंग कर सकते हो कोई पॉजिटिव सिग्नल देके। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक हैमर कैंडल आपको दिखती है, तो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन पे आपको एक हैमर कैंडल दिखी, आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बना सकते हो। सिमिलरली ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन आता है, और इस ब्रेकडाउन को हम उसी तरीके से ट्रेड करते हैं जैसे हम किसी हॉरिजॉन्टल लेवल के ब्रेकडाउन को ट्रेड करेंगे। कैसे कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज होता है, रीटेस्ट करता है, तो हम सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंड लाइंस का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो बहुत ज्यादा फेल हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लेवल नजर आ रहा है, तो हमेशा जो हम ट्रस्ट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ज्यादा करेंगे रादर देन अ ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लेवल पे ट्रस्ट हमें ज्यादा करना है, ट्रेंड लाइंस पे हमें ट्रस्ट कम करना है। ट्रेंड लाइंस का यूज जनरली जो मैं करता हूँ वो रिवर्सल ट्रेड्स के लिए करता हूँ, ब्रेकआउट्स के लिए मैं ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करता हूँ। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन ट्रेड करने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स का यूज करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइन जो ट्रेंड को डिफाइन करें और जिसको हम एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, तो इसको हम ट्रेंड लाइंस कहते हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कई बार मार्केट इस जगह के आसपास हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। यहाँ पे दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं जो डाउन ट्रेंड को डिफाइन कर रही है। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसको डिफाइन कर रही है। तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, हमें नेगेटिव सिग्नल्स को ढूंढना है और यहाँ पे सेल करने को देखना है। तो ये होता है ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट, और ट्रेंड लाइंस को इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और समझते हैं चार्ट पैटर्न्स को। तो चलिए अब समझ लेते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को मिलाकर बनाए गए कुछ पैटर्न्स को जो पॉपुलरली मार्केट में बनते हैं और जिनका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, उनको हम कहते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉपुलर चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक करके उनके नाम जानेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे और वो बियरिश है या बुलिश है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला पैटर्न मेरे पास है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आप देखोगे इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको एक हेड और दो शोल्डर नजर आ रहे होंगे, तो इसीलिए इस पैटर्न का नाम यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये पैटर्न बुलिश होता है या बियरिश, तो इस पैटर्न को हम यहाँ पर बियरिश पैटर्न मानते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप के आसपास आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखता है, तो ये नेक लाइन होती है, जो ये लाइन होती है जो हेड और शोल्डर के बॉटम को ज्वाइन कर रही है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, जैसे ब्रेकडाउन हुआ, तो हम ब्रेकडाउन पर भी एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो इसके रीटेस्ट होने पर भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो ये हमारा पैटर्न नंबर 1 है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके बाद जो हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, ये भी एक बेयरिश पैटर्न है और इसको डबल टॉप पैटर्न कहा जाता है। डबल टॉप यानी एक एम पैटर्न के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मार्केट हमारा ऊपर की तरफ गया, यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे लगभग एक साथ दो हाई बने हैं। ये जो दो हाई बने, ये बता रहे हैं कि मार्केट में बायर्स अब इसको ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं है और मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। ये ब्रेकडाउन आया और उसके बाद आपको एक बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिली। तो इसमें भी जो हम एंट्री करते हैं वो नेक लाइन के ब्रेकडाउन पर करते हैं। तो ये है हमारा डबल टॉप पैटर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न है वो एक बुलिश पैटर्न है। ये डबल टॉप का उल्टा पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न को एम पैटर्न भी कहा जाता है और इसको हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो इसको आप डबल बॉटम पैटर्न कर लो क्योंकि यहाँ पे आपको दो बॉटम्स न बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप इसको एम डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। तो ये एक बुलिश पैटर्न है और देखो नेक लाइन के ब्रेकआउट और रिटेस्ट के बाद हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं और इसमें हमें अपसाइड का ट्रेड ढूंढना होता है। जो नेक्स्ट पैटर्न हम डिस्कस करने वाले हैं वो वेज पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। इसको एंगल पैटर्न भी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे राइजिंग वेज बोलते हैं। ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा, ये एक राइजिंग वेज पैटर्न है और इसको हम एक बियरिश पैटर्न मानते हैं। अगर देखो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, बट जो हायर हाइज हायर लोज हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है तो, बट वो अप ट्रेंड वीक हो गया है और नीचे से आ रही है ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट नीचे गिरेगा। मतलब अगर एंगल इस तरफ का बना हुआ है तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न है जो अपने आप में बियरिश है। इसमें अगर ये नीचे की सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये था हमारा पैटर्न राइजिंग वेज पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न को एक ब्रेकआउट पैटर्न माना जाता है और ये जिस भी डायरेक्शन में बनता है उसी डायरेक्शन में हमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखता है। अब देखो कि यहाँ मार्केट जाता है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता हुआ आता है और धीरे धीरे जाके ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेता है और ब्रेकआउट कर देता है। तो आपको दिख रहा है ये एक कप है और ये कप का हैंडल है। तो कप एंड हैंडल, कप इस तरीके से होता है ना,
तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो इस कप एंड हैंडल पैटर्न को हम बुलिश मानेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। सिमिलरली अगर मार्केट इस तरह नीचे आए, यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न बना है, तो इसको हम बियरिश पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रेकआउट पैटर्न है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, और आपको ये उस डायरेक्शन में बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न जो हम देख रहे हैं ये भी मेरे पास एक ब्रेकआउट पैटर्न है या कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, जिसको हम पेनेंट पैटर्न कहते हैं। अगर मार्केट किसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है और वहाँ पे छोटा सा हमें एक ट्रायंगल टाइप दिखता है, जिसको अभी मैं आगे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बताऊंगा, ऐसा पैटर्न दिखता है, ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। इसी का एक दूसरा पार्ट भी है जिसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं, तो उसका भी मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, ये फ्लैग बनता है, और फिर इसका अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की तरफ, तो ये हो गया हमारे पास पोल और ये हो गया फ्लैग, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखेगा। तो ये भी मेरे लिए एक ब्रेकआउट पैटर्न है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। अब हम लास्ट में समझ लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न्स को। तो टोटली 3 तरह के ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं। ये जो पहला ट्रायंगल पैटर्न है इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। असेंडिंग मतलब आप देखो ऊपर से जो हाई है वो कांस्टेंट बन रहा है, मतलब एक ही जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बट नीचे से जो सपोर्ट है यानी हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो लोज हैं वो असेंड कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इसीलिए हम इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। और ये पैटर्न बुलिश माना जाता है। जनरली इसमें ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। अगर नीचे ब्रेक डाउन करता है तो इसकी रिटेस्ट पे हम सेल का भी प्लान कर सकते हैं, बट जनरली इसका ब्रेकआउट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है, जिसमें आपको लोअर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं और जो लोज हैं वो लगभग सिमिलर एक जगह पे लग रहे हैं। तो ये बियरिश पैटर्न माना जाता है। जिस तरीके से इसको बुलिश मानते हैं इसको हम बियरिश पैटर्न मानते हैं, बट अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट में हम बाइंग करने को भी देख सकते हैं। और ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जिसको कॉन्टिन्यूएशन माना जाता है, मतलब अगर ये ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर निकल जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे निकल जाएगा, इसके ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लगभग एक जैसी रहती है। तो ये तीनों ट्रायंगल पैटर्न्स है जिसको हम चार्ट में देख सकते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको चार्ट में जाके इन पैटर्न्स को ढूंढना है और बैक टेस्ट करना है। पहले नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आपको ये काम करना है हमारा। तो यहाँ पर हमने चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस कर लिया। अब लगभग हमारा कोर्स खत्म होने को है। लास्ट में मैं कुछ प्रो टिप्स के साथ आपको यहाँ पे बंद करना चाहूँगा इस कोर्स को, लेकिन इन प्रो टिप्स को ज़रूर ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर आप मार्केट में यहाँ पर अभी अभी नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो रिस्क अपना मैनेज करके चलेगा, बड़ी पोजीशन में रिस्क मत लीजिएगा। जो भी इस कोर्स में डिस्कस किया गया ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इनफ है, बट ये इतना इनफ नहीं है कि आप इससे मतलब प्रॉपरली ट्रेड कर सको। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करवाने के लिए काफ़ी है। इससे आप सब कुछ सीख गए हो। अब आपको कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ज़रूरत है मार्केट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ के बाद अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन नॉलेज के बाद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको मार्केट में प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस के साथ साथ ऑब्जर्व करिएगा और अपने मिस्टेक्स पे काम करने की कोशिश करेगा और आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप ट्रेड जर्नल ज़रूर बनाएगा ताकि आपको आइडिया लगे आप क्या चीज़ कर रहे हो क्या चीज़ नहीं कर रहे हो। तो इन कुछ प्रो टिप्स के साथ मैं इस कोर्स वाली वीडियो को बंद करना चाहूँगा। जाते जाते बस एक अनाउंसमेंट था जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है इसमें, लगभग 5-6 घंटे की पूरी मेहनत है। उसके बाद ये वीडियो बन के आपके सामने आई है। तो दोबारा कहना चाहूँगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में पता चल जाए। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली बता देता हूँ क्या वो अनाउंसमेंट है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप दोबारा, मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि देखो 1 घंटे 1.5 घंटे में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, लेकिन 1-1.5 घंटे में सब कुछ सिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये 20-25 मतलब पूरा कंप्लीट 30 डेज का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस बहुत ही मिनिमम रखी है मैंने। फीस तो आपको पता चल जाएगी, फीस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम। अगर आप देखोगे बाकी मार्केट में इसके लिए आपको मतलब मल्टीपल 20,000, 30,000 तक चार्ज किया जाता है, बट फीस मिनिमम क्योंकि मैं चाहता हूँ सब कोई सीख सके। एक बेसिक अगर प्राइस रखा जाएगा तो सबके लिए कोर्स अफोर्डेबल हो जाएगा। जनरली अगर आप 1-2 लॉट से ट्रेड करते हो तो उतना ही है जितना आपका कैपिटल है, लगभग उतना ही इसमें लगने वाला है। तो अगर आप देखोगे इसमें थ्योरी क्लासेस होंगी डेली, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। हर वीक डेज होते हैं उसमें आपको 1 to 1.5 आवर्स की क्लासेस दिखेंगी। मार्केट जब हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे उसका लाइव ट्रेडिंग भी होगा मार्केट में, कुछ सेशंस, हर चीज़ की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लासेस की। एप्लीकेशन में लाइव किया जाएगा तो आपको जुड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे डाउट सॉल्विंग आपके पास रहेगी, आपको ऑप्शन बाइंग, स्टॉक, स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे, मतलब कंप्लीट मार्केट की नॉलेज दी जाएगी और प्लस आपको स्ट्रैटेजीज भी शेयर की जाएंगी जो प्रीमियम स्ट्रैटेजीज हैं। तो इन सभी का पैकेज आपको एक बहुत ही कम दाम में मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोर्स बाई करने में तो आप चेकआउट कर सकते हैं। जो बैच है हमारा 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, तो थोड़ा जल्दी करिएगा ताकि सीट्स फुल ना हो जाए, क्योंकि मैं उतने लोगों को एनरोल कर पाऊंगा जिनके ऊपर मैं पर्सनली सब पे अटेंशन दे सकूँ। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को बंद करते हैं। मुझे लगता है आज आपने कुछ ज़रूर बहुत बढ़िया सीखा होगा। बस इसको याद रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। बंद करते हैं।